नमस्कार। आज के इस ई कंटेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं रविंद्र कुमार बादल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12। बच्चों, आज हम समाजशास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके दो प्रमुख सिद्धांत हैं। नंबर 1 संघर्ष का सिद्धांत, कार्ल मार्क्स, और दूसरा है प्रकार्यात्मक सिद्धांत, डेविस एवं मूर। तो सबसे पहले हम संघर्ष का सिद्धांत, कार्ल मार्क्स, इसके बारे में विस्तार से विवेचना करेंगे। बच्चों, कार्ल मार्क्स ने संघर्ष के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। आप संघर्ष संप्रदाय के प्रमुख विचारक हैं और आपने अपने संघर्ष सिद्धांत का सार एवं वर्गों के रूप कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणा पत्र सन 1948 में दिए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। आज तक अस्तित्व में जो समस्त समाज है, उनका इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। कार्ल मार्क्स के अनुसार प्रत्येक काल में सभी समाजों में दो सामाजिक वर्ग रहे हैं, एक शोषक वर्ग और दूसरा शोषित वर्ग। इन वर्गों के विभिन्न युग्म, उत्पादन के प्रकार और उत्पादन के संबंधों के आधार पर अनेक देखे जा सकते हैं और आपने इनके उदाहरण इसी घोषणा पत्र में निम्न बताए हैं, जिनमें परस्पर संघर्ष होता रहता है। स्वतंत्र मनुष्य और दास, कुलीन और सामान्य जन, सामंती प्रभु और भूदास, शिल्प संघ का उस्ताद, कारीगर और मजदूर कारीगर, संक्षेप में उत्पीड़क और उत्पीड़ित, अर्थात शोषक और शोषित, बराबर एक दूसरे का विरोध करते आए हैं। इस प्रकार बच्चों, सामाजिक स्तरीकरण के विकास के संबंध में कार्ल मार्क्स की मान्यता है कि पश्चिमी समाजों का विकास 4 प्रमुख युगों से हुआ है। आदिम साम्यवाद, प्राचीन समाज, सामंती समाज और पूंजीपति समाज। आदिम साम्यवाद के समाज वर्ग विहीन समाज के उदाहरण है। इसके बाद सभी समाज 2 प्रमुख वर्गों में विभाजित मिलते हैं। प्राचीन समाजों में मालिक और दास, सामंती समाजों में सामंती और भूदास, और पूंजीपति समाजों में पूंजीपति और मजदूरी श्रमिक। प्रत्येक ऐतिहासिक युग में उत्पादन के लिए श्रमिक शक्ति का स्रोत दास, गुलाम और मजदूरी श्रमिक क्रमशः रहे हैं। शासक या प्रभु वर्ग समाज में अल्पसंख्यक तथा शासित या जनसामान्य वर्ग बहुसंख्यक होते हैं और ये क्रमशः सामाजिक स्तरीकरण के 2 वर्ग शोषक और शोषित होते हैं। बच्चों, कार्ल मार्क्स के सामाजिक स्तरीकरण का मूल आधार शोषक और शोषित वर्ग है। इन शोषक और शोषित वर्गों के रूपों में परिवर्तन का कारण आपने उत्पादन का प्रकार और उत्पादन के संबंध बताए हैं। इन पर शोषक वर्ग का नियंत्रण और शोषक वर्ग के द्वारा शोषित वर्ग का शोषण बताया गया है। बच्चों,
मार्क्स के अनुसार शोषक वर्ग अर्थात पूंजीपति, मालिक, कुलीन, सामंती प्रभु, उस्ताद, कारीगर अथवा बुर्जुआ आदि अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते हैं तथा शोषितों अर्थात दास, सामान्य जन, भूदास, मजदूर, कारीगर अथवा सर्वहारा वर्ग आदि को उनकी मेहनत की तुलना में कम से कम भुगतान करना चाहते हैं। शोषित या उत्पीड़ित अर्थात मजदूर वर्ग इस शोषण का विरोध करते हैं। शोषक का प्रभाव अक्सर सरकारी कार्यविधि पर होता है, इसीलिए वह शोषितों का दमन करवाने की शक्ति और सामर्थ्य भी रखते हैं। इसलिए वह शोषितों का दमन करवाने की शक्ति और सामर्थ्य भी रखते हैं। कार्ल मार्क्स की मान्यता है कि शोषित या निम्न वर्ग ने प्रत्येक परिस्थिति में शोषक या उच्च वर्ग के शोषण का विरोध किया है और आपका कहना है कि वर्तमान पूंजीपति युग में शोषक बुर्जुआ है और शोषित सर्वहारा वर्ग है। बच्चों, कार्ल मार्क्स ने अपने सामाजिक स्तरीकरण के संघर्ष सिद्धांत का निर्णायक कारक आर्थिकी को बताया है और आपके अनुसार वर्ग का निर्धारण आर्थिक कारणों से होता है। अर्थात यहाँ पर कार्ल मार्क्स यह कहना चाहता है कि वर्ग संघर्ष का कारण आर्थिक कारक होता है और अन्य सभी कारक जो है जैसे धर्म, कला, साहित्य, विज्ञान और संस्कृति आदि आर्थिक कारक से प्रभावित होते हैं और आपकी मान्यता है कि आर्थिकी चालक है और सब चालित है। आर्थिकी कारण है और अन्य सभी उसके परिणाम है। मार्क्सवादी सामाजिक स्थिरता पर जोर देते हैं, न कि सामाजिक असमानता पर। इस प्रकार बच्चों, कार्ल मार्क्स ने वर्ग चेतना, वर्ग एकता, वर्ग संघर्ष के आधार पर अपने स्तरीकरण के सिद्धांत की व्याख्या की है और आपका कहना है कि किसी वर्ग की वर्ग चेतना अन्य वर्गों से संबंधों की प्रकृति तथा कार्य संपादन की रीति पर निर्भर करती है। मजदूरों की वर्ग चेतना इनके द्वारा किए गए कार्यों तथा मिल मालिकों के साथ कैसे संबंध है इस पर निर्भर करती है। एक वर्ग के सदस्य एक सी बात सोचते हैं तो वह वर्ग चेतना कहलाती है और शोषक वर्ग के सभी सदस्य अधिकतम लाभ प्राप्त करने की सोचते हैं तो यह उनकी वर्ग चेतना कहलाएगी। इसी प्रकार से शोषित वर्ग के सभी सदस्य यह सोचते हैं कि उनका शोषण किया जा रहा है तो यह शोषित वर्ग की वर्ग चेतना कहलाती है। अर्थात कार्ल मार्क्स का वर्ग एकता से तात्पर्य है कि एक वर्ग के सभी लोग एक सीमा तक अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एकजुट प्रयास करते हैं तो यह वर्ग एकता कहलाती है। और वर्ग संघर्ष से तात्पर्य है कि वर्ग के सदस्य चेतन और अचेतन दोनों ही स्थितियों में अपने समान उद्देश्यों एवं लाभ के प्रति जागरूक होते हैं और उसके लिए संघर्ष भी करते हैं, जबकि शोषित वर्ग जैसे मजदूर एक सीमा तक शोषण के प्रति जागरूक हो और उसके विरुद्ध तब तक संघर्षरत रहते हैं जब तक कि उत्पादन के साधनों पर उनका नियंत्रण नहीं हो जाता। इसी प्रकार से शोषक वर्ग भी अपने उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण को कायम रखने के लिए निरंतर संघर्ष करता रहता है। इस प्रकार कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीपति व्यवस्था में उत्पादन वृहद स्तर पर होता है, बड़े बड़े औद्योगिक केंद्रों की स्थापना और विकास होता है।
औद्योगिकरण और केंद्रीकरण के कारण श्रमिक भी एक स्थान पर बड़ी संख्या में साथ साथ कल कारखानों में काम करते हैं। वे लोग परस्पर मिलते जुलते हैं, अपने सुख दुख की चर्चा करते हैं और उनकी समस्याएं, आर्थिक स्थिति, कष्ट व उद्देश्य आदि समान होने के कारण उनमें एकता पैदा हो जाती है। उनमें सहयोग की भावना का उदय होता है। यह सहयोग और एकता व्यक्तिगत संघर्ष को सामूहिक एवं संगठित संघर्ष में विकसित कर देता है। श्रमिक संगठित होकर अपने कल कारखानों में पूंजीपतियों से अपनी मांगें मनवाने के लिए संगठित रूप से बातचीत करते हैं व हड़ताल करते हैं और यही आगे चलकर क्रांति का रूप धारण कर लेता है और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकता है। इस प्रकार संक्षिप्त में यही कार्ल मार्क्स का सामाजिक स्तरीकरण का संघर्ष का सिद्धांत कहलाता है। इसके पश्चात दूसरा सिद्धांत है प्रकार्यात्मक सिद्धांत, डेविस एवं मूर के अनुसार। बच्चों, किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर ने सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत अपने एक लेख सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन में दिया है। इस सिद्धांत की अधिकांश सामग्री डेविस ने अपनी पुस्तक में भी पुनः प्रस्तुत की है और इनके अनुसार अगर विश्व की संस्कृतियों को देखें तो पाएंगे कि कोई भी समाज वर्ग विहीन नहीं है, अर्थात स्तर विहीन नहीं है। इनके अनुसार सामाजिक स्तरीकरण प्रत्येक युग में अपरिहार्य रूप में रहा है और मार्क्स की तरह से इनकी भी मान्यता है कि सभी कालों के सभी समाजों में कोई भी समाज ऐसा नहीं रहा है जहाँ पर समाज विभिन्न स्तरों या श्रेणियों में विभाजित नहीं रहा हो। इस सार्वभौमिक सत्य को आपने निम्न प्रकार से सैद्धांतिक व्याख्या की है। बच्चों, डेविस और मूर की मान्यता है कि समाजों में असमानता अचेतन रूप से विद्यमान होती है। यह अचेतन समानता के कारण समाज में बहुत अधिक महत्व के पद सबसे अधिक योग्य व्यक्तियों में ही वितरित किए जाते हैं। इन्होंने पदों की प्रकृति पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि कुछ पद ऐसे होते हैं जो सामाजिक व्यवस्था के लिए विशेष महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य होते हैं, जबकि कुछ पद ऐसे होते हैं जिनसे संबंधित कार्य हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। इन पदों से संबंधित कार्यों को पूर्ण करने के लिए व्यक्ति में विशिष्ट बौद्धिक क्षमता का होना आवश्यक है। और डेविस और मूर ने लिखा है कि इन पदों और उनके विशेष महत्व एवं बौद्धिकता की आवश्यकता के कारण सभी व्यक्ति ऐसे पदों को प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं। पद संख्या में कम होते हैं और अभिलाषी संख्या में अधिक होते हैं। इसके लिए समाज ऐसी विधि का सहारा लेता है जिससे तार्किक आधार पर महत्वपूर्ण पदों को उनके महत्व के आधार पर मूल्यांकन किया जा सके। इसके लिए समाज अधिकतम कुशल एवं योग्य व्यक्तियों के चयन के लिए पुरस्कार द्वारा उपयुक्त प्रेरण की व्यवस्था करता है, जिससे कि लोग उन महत्वपूर्ण पदों की ओर आकर्षित हो तथा अधिकतम पुरस्कार या लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। डेविस ने 3 प्रकार के पुरस्कारों का उल्लेख यहाँ पर किया है। प्रथम, समाज वे वस्तुएं देता है जो कि व्यक्तियों के जीवन धारण एवं आराम के लिए आवश्यक होती है, अर्थात आर्थिक प्रोत्साहन। दूसरे, समाज मन, बहलाव तथा सौंदर्य बोधात्मक प्रकृति की वस्तुएं प्रदान करता है, अर्थात वह इन्हें सौंदर्यात्मक प्रोत्साहन प्रदान करता है। अंत में तीसरे,
समाज आत्मसम्मान एवं अहम की तुष्टि करने वाली वस्तुएं प्रदान करता है, अर्थात प्रतीकात्मक प्रोत्साहन। इस प्रकार आर्थिक प्रोत्साहन पदधारी को भौतिक लाभ प्रदान करते हैं। प्रतीकात्मक पुरस्कार पदधारी को सम्मान प्रदान करते हैं। इससे पदधारी को आत्मसंतोष या अहम तुष्ट होता है। आपने आगे यह भी लिखा है, किसी भी सामाजिक व्यवस्था में ये तीनों प्रकार के पुरस्कार तथा अन्य पुरस्कार को विभिन्न स्थितियों में असमान रूप से विभाजित करना आवश्यक है, जबकि महत्वपूर्ण पदों को कुशलतम व्यक्तियों द्वारा भरे जाने के लिए समाज प्रतिस्पर्धा की व्यवस्था करता है और इसके लिए समाज में तीनों प्रकार के पुरस्कार विभिन्न पदधारियों को दिए जाते हैं। इस प्रकार समाज पदधारी को सम्मान प्रदान करके व्यक्ति की परिस्थिति एवं लोकप्रियता की वृद्धि करता है। जैसे भारत में व्यक्ति को भारत रत्न, पद्म विभूषण, सेना में परमवीर चक्र अथवा महावीर चक्र, खेल कूद में अर्जुन पुरस्कार आदि सम्मान इसी श्रेणी में आते हैं। समाज में भौतिक लाभ की भिन्नताओं संबंधी संपन्नता के द्वारा समाज में विभिन्न श्रेणियों या स्तरों का निर्माण होता है, जिससे स्वतः ही स्तरीकरण की उत्पत्ति और विकास होता है। डेविस और मूर के अनुसार समाज में पदों के सम्मान, कार्यक्षमता के आधार एवं आर्थिक लाभ पाने के लिए लोग निरंतर प्रयास करते हैं, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं और यही सब कुछ लोगों का योग्यता के अनुसार वितरण की व्यवस्था स्तरीकरण को प्रकार्यात्मक रूप से नियंत्रण, निर्देशन और संचालन करती है। यह पदधारियों की असमानता संस्थात्मक रूप धारण कर लेती है। इस प्रकार बच्चों, डेविस और मूर ने इस स्तरीकरण की प्रकार्यात्मक व्याख्या को निम्न प्रकार से और भी स्पष्ट किया है। इन समाजशास्त्रियों के अनुसार समाज के अधिक महत्व के पदों के लिए अधिक पुरस्कार की व्यवस्था होती है और आपने यह भी लिखा है कि अगर महत्वपूर्ण पद को सरलता से भरा जा सकता है तो ऐसे पदधारियों को पुरस्कार अधिक नहीं दिया जाता है। इसकी तुलना में यदि पद महत्वपूर्ण है और उसे प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक लोग प्रयासरत हैं तो ऐसे पदधारियों को अधिक बड़ा पुरस्कार दिया जाता है। और अगर किसी पद पर कार्य करने के लिए प्रतिभा की आवश्यकता पड़ती है, प्रतिभा की मात्रा अलग अलग लोगों में भिन्न भिन्न मात्रा में है। जैसे प्रतिभा के साथ साथ भूमिका या कार्य करने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है और प्रशिक्षण पाने में अधिक धन खर्च होता है। खर्च अधिक होने के कारण सामान्य जन प्रशिक्षण प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। इस प्रकार से उच्च स्तर की प्रतिभा, बुद्धि एवं प्रशिक्षण संबंधी पदों के लिए विशिष्ट पुरस्कार प्रदान करता है। जैसे वर्तमान में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासनिक अधिकारी संबंधी पदों के लिए विशेष पुरस्कार व वेतन प्रदान करने की व्यवस्था है। निष्कर्ष रूप में इन पदधारियों को न्यून शरीर श्रम करना होता है और अधिकतम वेतन, सम्मान एवं विभिन्न पुरस्कार देने का प्रावधान होता है। वे पद जो समाज के लिए अधिक महत्वपूर्ण होते हैं उनको अनेक लोग प्राप्त करना चाहते हैं। पदधारी विशिष्ट प्रतिभा वाला होना चाहिए, उच्च प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। प्रतियोगिता के आधार पर उच्च प्रतिभावान को पद दिया जाता है और उन्हें सभी प्रकार के पुरस्कार एवं लाभ अधिकतम दिए जाते हैं। जैसे झाड़ू लगाने, सफाई करने, परंतु
इसमें अधिक शरीर श्रम चाहिए तथा हर कोई इस कार्य को कर सकता है। इसलिए इसके लिए पुरस्कार की न्यूनतम व्यवस्था है। परंतु प्रशासनिक क्षेत्र, डॉक्टर एवं इंजीनियर का पद महत्वपूर्ण होने के साथ साथ अधिक प्रशिक्षण, अधिक प्रतिभा पर आधारित होता है। इसलिए अधिक पुरस्कार, लाभ एवं सम्मान दिए जाने का प्रावधान सभी समाजों में देखा जा सकता है। इस प्रकार बच्चों, डेविस ने सामाजिक स्तरीकरण के अपने प्रकार्यात्मक सिद्धांत के संबंध में स्पष्ट किया है कि यह सिद्धांत बंद और खुले दोनों प्रकार के समाजों के स्तरीकरण की व्याख्या करने में सक्षम है। और आपका कहना है कि यह सिद्धांत मात्र खुले वर्ग व्यवस्था वाले समाजों को ही व्याख्या नहीं करता, जहां पर पदों पर नियुक्ति योग्यता और प्रशिक्षण के आधार पर होती है, बल्कि बंद जाति व्यवस्था वाले समाजों के स्तरीकरण की भी व्याख्या स्पष्ट रूप से करता है। और आपका सिद्धांत व्यक्तियों का क्रम विन्यास नहीं करता है। यह सिद्धांत सापेक्षिक महत्व के आधार पर पदों का क्रम विन्यास करता है। और डेविस ने स्पष्ट किया है कि सभी समाजों में धार्मिक कार्यों एवं सफाई करने वाले लोग होते हैं। इसी क्रम में धार्मिक कार्यों को करने वालों का पद उच्च होता है और सफाई करने वालों का पद निम्न होता है। बच्चों, इसी सिद्धांत के अनुसार भारतीय जाति व्यवस्था में धार्मिक कार्यों को करने वाले ब्राह्मणों का पद उच्चतम होता है और सफाई करने वाले हरिजनों का पद निम्नतम होता है की व्याख्या की जा सकती है। इस प्रकार आपका प्रकार्यात्मक सिद्धांत स्तरीकरण की व्याख्या करने में सक्षम है। तो बच्चों, आज हमने सामाजिक स्तरीकरण के दोनों सिद्धांत, संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स के अनुसार और प्रकार्यात्मक सिद्धांत डेविस एवं मूर के अनुसार, इसके बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।